Assalamualaikum to all the student who is preparing for the junior science teacher. This video is for you। और इस वीडियो के अंदर हमारा जो जूनियर साइंस टीचर का सिलेबस है उसमें जो सेल स्ट्रक्चर है पहला टॉपिक उसको हम लोग कवर करेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपकी जो मेनली चीज़ें हैं सेल स्ट्रक्चर की वो कवर हो जाएंगी। अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो आप लोग वो ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट थ्योरी एमसीक्यूज के ऊपर जंप कर रहे हैं विदाउट प्रिपेयरिंग ए थ्योरी। किसी भी जॉब की प्रिपरेशन के लिए या कोई भी टॉपिक आपने पढ़ना होता है, अगर आप उसके डायरेक्ट एमसीक्यूज के ऊपर जंप करेंगे तो आप उसको नहीं कवर कर पाएंगे। पहले आपने उसकी थ्योरी पढ़नी है, 100 से 150 चीज़ें उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, फिर आपने एमसीक्यूज के ऊपर जंप करना है, तो फिर आप उनके एमसीक्यूज को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं विद द हेल्प ऑफ ए सिन टेक्स्ट बुक एंड डिफरेंट सोर्सेज। इंशाल्लाह दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और ये नोट्स मैंने अपने हाथों से तैयार किए हैं। तो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाता है सेल स्ट्रक्चर। अब सेल क्या है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम लोग सुनते आए हैं और बचपन से ये बात सुनते आए हैं। जैसे कि एक दीवार होती है, दीवार दीवार ईंटों से बनती है और हमारी एक मुकम्मल दीवार तैयार हो जाती है। इसी तरीके से जो इंसान है, इंसान का टिश्यू है, ऑर्गन है, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आ जाता है और एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल आ जाता है। तो वो सब उसका जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है लाइफ की, मतलब सबसे छोटी फॉर्म जिंदगी की, जिसके अंदर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ इज परफॉर्मिंग, मतलब सारी एक्टिविटी है जिंदगी की वो परफॉर्म हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस फॉर्म हो रहे हैं। और यही बेसिक लेवल है जिसके ऊपर सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए जो भी हम लोगों को फंक्शंस चाहिए होते हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। और फिर हमारा एक जो लाइफ है, एक जानदार है, वो ज़िंदगी की तरफ आता है और वो जिंदा होता है, वी कैन से दैट। अच्छा, अब जो सेल हैं वो प्रोक्रियोटिक सेल। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल कितने टाइप के होते हैं। सेल है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल। अब प्रो मीन क्या होता है, द वर्ड प्रो, प्रो मीन होता है बिफोर या प्रिमिटिव, मतलब अर्ली टाइप ऑफ सेल। बिफोर या प्रिमिटिव मतलब इब्तदाई टाइप का जो सेल था, फिर उसके अंदर इवोल्यूशन हुई और वो यूकेरियोटिक की तरफ चला गया, देन मल्टी सेलुलर एंड सो ऑन। तो ये बिफोर या प्रिमिटिव टाइप का, इब्तदाई टाइप का जो हमारे पास सेल है वो प्रोक्रियोटिक सेल है। अब प्रोक्रियोटिक सेल के फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, वो सिंपल होता है, मतलब उसके अंदर बल्क ऑफ ऑर्गेनेली नहीं होती। ऑर्गेनेली को हम लोग अपने आगे इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। और ये स्मॉल सेल्स, मतलब ये छोटे सेल्स होते हैं। अगर हम लोग यूकेरियोटिक की बात करें, इसके बरअक्स जो ईओ मीन होता है वेल और ट्रूली, मतलब इसके अंदर, और कैरियन मीन होता है न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब अ प्रॉपर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल। और न्यूक्लियस के अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा है, वो अपने वालिद से उसके बाल मिलते हैं, कलर मिलता है, कद मिलता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हो रही होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही होती है, और ये पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग, इंडिविजुअल की। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इसको भी हम लोग फर्दर देखेंगे। अच्छा, इसमें डू नॉट हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। वो जो विदाउट न्यूक्लियस होता है, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो डीएनए होता है, वो एक स्पेशल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लॉइड रीजन कहा जाता है। अच्छा, ये सिंपल सेल है, स्मॉल सेल है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेल होता है, लार्ज सेल होता है, और इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है। और जो अदर ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको हम लोग फर्दर अब देखेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, और क्या बोलते हैं, मुख्तलिफ हमारी जो ऑर्गेनेली हैं वो सब मेम्ब्रेन बाउंड होती है और प्रॉपरली प्रेजेंट होती हैं। अगर हम लोग सेल डिवीजन की बात करें तो इसमें असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का एक सेल से 2 बनना, और वो जो बनने वाला सेल है वो एग्जैक्टली सेम कॉपी होगा, वो जो पेरेंट सेल होगा, वो जो पेरेंट सेल होगा उसकी कॉपी होगा। और इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जो सेल टाइप है वो माइटोसिस और मियोसिस, जो कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें प्रॉपर मेल एंड फीमेल है वो इन्वॉल्व होता है, वो हमारे पास यूकेरियोटिक में होता है। और अच्छा, ये यूनिसेलुलर होते हैं।
यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब जो एक सेल में मुश्तमिल होते हैं। और ये हमारे पास यूकेरियोटिक की बात करें तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाती हैं मेनली वो बैक्टीरिया आ जाता है और साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। और इसमें हमारे पास एनिमल्स भी आ जाते हैं, यूकेरियोटिक प्लांट्स आते हैं, यूकेरियोटिक फंजाई, प्रोटिस्ट भी बहुत सारे, मतलब प्रोटिस्टा आ जाते हैं जो कि यूकेरियोटिक होते हैं। अब ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं प्रोटिस्टा, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोक्रियोटिक, यूकेरियोटिक। अच्छा, मेरी इस वीडियो में सिर्फ आपको यही नहीं होगा कि आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको थ्योरी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ के साथ ये भी बताते जाऊंगी कि सवाल कैसे आ सकता है। सवाल, अब ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल क्या है, प्रोक्रियोटिक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। अच्छा, ट्रू न्यूक्लियस कहाँ पे, ट्रू न्यूक्लियस मतलब किस में प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड प्रॉपर ऑर्गेनेली किस में होती है, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोक्रियोटिक, यूकेरियोटिक। राइट आंसर इज यूकेरियोटिक। और विदाउट न्यूक्लियस सेल डिवीजन, असेक्सुअल टाइप ऑफ, अब बाइनरी फिशन असेक्सुअल अगर आ जाएगी, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस में होती है, तो आप कह सकते हो कि वो प्रोकैरियोटिक में होती है। अच्छा, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट हैव ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा सेल है। तो ये हम लोगों ने सेल को देख लिया कि सेल क्या होता है, ये बेसिक यूनिट है जिसपे कोई ये इकाई है जिसके ऊपर एक इंडिविजुअल है वो मुश्तमिल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सेल है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने सबसे पहले सेल को देखा। तो जो सेल है वो डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। अच्छा, अब इसने कैसे, ओक ट्री जिसे बलूत का दरख्त कहते हैं, उसकी जो छाल है, बार्क मतलब छाल है उसकी, उससे उस छाल को, बलूत के दरख्त की जो छाल है उसको क्या कहते हैं, कॉर्क। कॉर्क या इसको बार्क भी बोलते हैं। बार्क मतलब का लफ्जी मतलब होता है छाल, लेकिन कॉर्क का मतलब होता है बलूत के दरख्त की छाल। जो कि वो छाल थी वो डेड थी, वो डेड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल थी। तो रॉबर्ट हुक ने इसको विद द यूज ऑफ प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो इब्तदाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उसकी मदद से उसने बलूत के दरख्त के, ओक ट्री की जो छाल थी, उसने उसको उसमें ऑब्जर्व किया और उसने डेड सेल को, उस डेड सेल को बेसिकली डिस्कवर किया। अच्छा, उस डेड सेल को उसने नाम दिया सेल का। अच्छा, देन हमारे पास और उसके बाद लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन लेeuwenhoek। इसने एक प्रॉपर प्रोटोजोआ बेसिकली इसने ऑब्जर्व किए थे, जिसमें इसने एक उनकी प्रॉपर फूड चेन को इसने ऑब्जर्व किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ही यूज करते हुए, और इसने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया हमारे पास एंटोन वैन लेeuwenhoek ने। अब इसमें से सवाल आ सकता है कि हु डिस्कवर द सेल, तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा अगर सिंपल सेल लिखा हो। अगर डेड सेल किसने ऑब्जर्व किया सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक ने। अगर प्रॉपर लिखा हो लिविंग सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो एंटोन वैन लेeuwenhoek ने। अच्छा, देन हमारे पास आ जाता है सेल थ्योरी। अब पता लग गया कि सेल है वो कोई चीज है, वो प्रेजेंट है, तो अब उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक होंगे, तो उसको हम लोगों ने एक थ्योरी के अंदर कवर किया है साइंटिस्ट ने। तो श्लीडन एंड शिवान 1839 में उन्होंने सेल थ्योरी दी, जिसमें उन लोगों ने मतलब उसके सेल के करेक्टरिस्टिक को उन्होंने डिफाइन किया कि सेल है क्या। बाद में रिडोल्फ विर्क्यू ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और 1858-55 में इसने भी सेल थ्योरी के अंदर पॉइंट ऐड किया, और वो पॉइंट कौन सा था, वो ये था, द न्यू सेल ड्राइव्ड फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक नया सेल पहले से मौजूद सेल से बनेगा विद द हेल्प ऑफ, आगे जो सेल डिवीजन होती है उससे बनेगा। उससे पहले ये जो श्लीडन और शिवान थे वो ये समझते थे कि जो सेल है वो डी नोवो इन स्ट्रक्चर है, मतलब वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज नहीं होता। ये इनका मानना था कि ये डी नोवो है इन नेचर के अंदर। अच्छा, हम लोग सेल थ्योरी में के पॉइंट्स देख लेते हैं। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, हम लोगों ने पढ़ा, यूनिसेलुलर होंगे या वो मल्टी सेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर होंगे या वो मल्टी सेलुलर होंगे। द न्यू सेल ड्राइव फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद सेल से ये लोग अराइज होते हैं, जो वो सेल कंटेन करता है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट लगा लेना, ये अलग पॉइंट है। सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल होता है जो पास होता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ए डीएनए होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके जीन बनाते हैं, जीन मिलके फिर क्रोमेटिन मटेरियल बनाता है, फिर क्रोमेटिन मटेरियल फर्दर वो होके एक प्रॉपर हमारे पास क्रोमोसोम आ जाते हैं, जिनको हम लोग आगे अपने इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, देन
द सेल, अब सेल पता लग गया, सेल की थ्योरी पता लग गई, सेल की डिस्कवरी पता लग गई, सेल अब और चीजें सेल के अंदर क्या थी, अब उसके अंदर देखने का टाइम था कि उसके तो द सेल हैज ए 3 मेजर पार्ट्स। अच्छा, देन हम लोग देखते हैं द सेल हैज़ ए 3 मेजर पार्ट्स। जो सेल है उसके 3 बहुत ज़रूरी हिस्से होते हैं, जिसमें से एक सेल मेम्ब्रेन है और एक साइटोप्लाज्म है और एक है न्यूक्लियस। मतलब एनिमल सेल सेल हो या प्लांट सेल हो, ये 3 पार्ट्स हम लोगों को उनमें ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के जो इर्द-गिर्द होती है, अराउंड द साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है, वो सेल मेम्ब्रेन ही मौजूद होती है। तो इसको इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है। अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें, हम लोग देखेंगे जो प्लांट में प्रेजेंट होती है, फंजाई में, तो वो नॉन लिविंग होती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है और ये डबल लेयर होती है इस पे स्पेशल लिपिड की, जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। अच्छा, द ना जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ये बनी हुई होती है फॉस्फेट एंड लिपिड, मतलब फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और जो लिपिड होते हैं फॉस्फेट ऊपर। अच्छा, फॉस्फेट, अब हम लोगों को पता है जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और जो लिपिड होती है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं। उसके यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो फॉस्फोलिपिड है कि डबल लेयर है, वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करके रखती है कि फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो ऊपर होते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और ये नीचे भी, मतलब फॉर एग्जांपल ये सेल का एक्सटीरियर पार्ट है और ये सेल का इंटीरियर पार्ट है। मतलब एक बाहर वाला हिस्सा, अब बाहर में भी सेल के एक्सटीरियर में भी पानी होता है, अंदर अंदरूनी तरफ भी साइटोप्लाज्म होता है, पानी होता है, 90% वो वाटर पे मुश्तमिल होता है। तो अंदर और बाहर तो साइटोप्लाज्म, अंदर और बाहर तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन के ऊपर और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के ऊपर तो हमारे जो है ना फॉस्फेट ग्रुप ने अपने आप को अरेंज किया हुआ होता है इस तरीके से, और जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो उसकी टेल्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे को अरेंज करके रखती हैं। तो फॉस्फोलिपिड की लेयर अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करके रखती है। अब अगर पानी को अंदर आना हो तो वो किस तरह से आएगा, तो इसमें प्रोटीन ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं, मतलब प्रोटीन जो फिर उसके अंदर जो प्रोटीन होता है बेसिकली उसके अंदर ये लोग इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और फिर ये सेल के अंदर आएंगे या सेल से बाहर होगा वो पानी जाएगा। वो जो प्रोटीन होते हैं ना, उनका जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ताकि फिर वो लिपिड की लेयर के अंदर वो एक्यूमुलेट कर सकता है, उसके अंदर सफ़र कर सकता है, वी कैन से दैट। और जो अंदर से होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है और पानी इस मेम्ब्रेन से यहाँ तक जो सफ़र करेगा वो उस प्रोटीन ट्रांसपोर्ट चैनल के ज़रिए सफ़र करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनके ज़रिए पानी होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन को सेल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। इसको एस.जे. सिंगर एंड निकोलसन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था, मतलब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को इस मॉडल के ज़रिए इन्होंने डिफाइन किया है एज ए फ्लूइड मॉडल। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो एज ए फ्लूइड स्ट्रक्चर इन लोगों ने बयान की थी, वी कैन से दैट। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड होती है, फ्लूइडिटी होती है उसके अंदर, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें वो अंदर बाहर मूव करना होता है, तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है। उसकी फ्लूइडिटी किस वजह से होती है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है मेनली। अच्छा, एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन सेल, अच्छा सेल के बाहर और अंदर जो चीज़ें एक्सचेंज होती है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए होती है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, में मतलब कुछ चीज़ों को ये अंदर जाने देती है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है। आफ्टर द चेक एंड बैलेंस वी कैन से दैट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब जो सेल के किन चीज़ों को अंदर आने देना है, किन चीज़ों को बाहर ही रहने देना है, तो इस चीज़ को ये डिसाइड करती है। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोसेस होते हैं जिसमें ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रॉन के इनटू द सेल, और प्रोसेस ऑफ इंजेशन, और जो मुख्तलिफ किस्म की सिक्रेशन हो रही होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होती हैं। अच्छा, ऑस्मोसिस की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या होता है कि पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और इसमें परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसको हम लोग देखेंगे बेसिकली ऑस्मोसिस को भी। डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि परफ्यूम अगर हम लोग स्प्रे करें तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए पूरे रूम में फैल जाते हैं। और जो न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट होती है, ये इंजेक्शन का मतलब कोई भी चीज़ सेल के अंदर इनगल्फ हो रही है, आ रही है, या मुख्तलिफ किस्म की सिक्रेशन हो रही होती हैं सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, ये इसको जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसको शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी जो डबल लेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड की होती है, और फॉस्फोलिपिड अपने आप को इस तरह से अरेंज करके रखती हैं। फॉस्फेट ग्रुप ऊपर की तरफ होता है और जो लिपिड की जो टेल होती है वो बीच में होती है। और ये हमारे पास ऊपर वाला रीजन है वो हाइड्रोफिलिक है, और नीचे वाला जो रीजन है वो बीच वाला जो है वो हाइड्रोफोबिक, इसकी क्या है, टेल्स हैं। देन हमारे पास दूसरा पार्ट आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है, मतलब वो ये जेली की तरह होता है। इसके अंदर 90% होता है वो वाटर होता है, या आपका 70 to 90% भी आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर। ये ना ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर सस्पेंडेड या होल्ड करके रखता है, मतलब ऑर्गेनेल्स को पकड़ के रखता है। मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स होता है, शुगर होता है, वाटर होते हैं, एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो सब बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। और ये मीडियम प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के जरिए। हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में एक सेल है वो स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, मतलब मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस, या इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है। तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, वाटरी मीडियम क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर ज़रूरी होता है, तो ये एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द सेक ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। देन हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें, ये बहुत ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे सेल का, क्योंकि ये मुश्तमिल होता है डीएनए के ऊपर। डीएनए जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ऊपर मुश्तमिल होता है, मतलब एक बच्चा कैसे अपने माँ बाप के, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से मिल रहे होते हैं, किसी के बाल, किसी के कद, किसी का क्या बोलते हैं, किसी का कलर, वी कैन से दैट। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है हमारी सेल की, और ये भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर मुश्तमिल होती है, जो कि डीएनए के फॉर्म में होती है, वो पास होती है पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। न्यूक्लियस के अंदर पोर्स भी होते हैं, जिसके जरिए जो मटेरियल है वो इन और आउट ऑफ द सेल मूव कर रहा होता है, जैसे कि मैसेंजर आरएनए। अब डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है। हमारी बॉडी है, सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में वेट है वो प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन ही हमारी बॉडी की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बना रही होती है। तो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है कोड के फॉर्म में, जिसके रिजल्ट में हमारे बॉडी होती है वो हमारे सेल्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। तो वो जो मैसेंजर आरएनए आता है, और फिर हमारा जो प्रोटीन, उस मैसेंजर आरएनए से फिर जो हमारा प्रोटीन बनता है, तो वो इन न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए बाहर आता है। मतलब मटेरियल को इन और आउट होने के लिए इसके अंदर पोर्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर ग्रैन्युलर फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। आप लोग यहाँ पे लिख लेना, वो एग्रीगेशन होती है आरएनए की, मतलब वहाँ पे आरएनए बन रहा होता है हमारा, या वो आरएनए का एक मजमुआ सा होता है। और है ना, जो हमारा आरएनए बनता है वो यहीं से बनता है, न्यूक्लियस। अगर आपका सवाल आ जाए कि इस कॉल्ड ए न्यूक्लियस, और मतलब इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा राइबोसोम जो होता है वो यहाँ पे बन रहा होता है। और है ना, क्या बोलते हैं, राइबोसोम हमारा यहाँ से बन रहा होता है, तो इसको हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं, मतलब कैरियन मीन होता है न्यूक्लियस, प्लाज्म मीन फ्लूइड, वी कैन से दैट। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन है जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, एक स्ट्रक्चर उसने सेल के अंदर ऑब्जर्व की, और रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा डिस्कवर किया न्यूक्लियस। और ये कंट्रोल सेंटर होता है हमारे सेल का, या वी कैन से दैट ये हमारे ब्रेन होता है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है वो जमा होती है। अच्छा, आगे हम लोग देख लेते हैं। देन हमारे पास अदर जो सेल ऑर्गेनेली आती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब फॉस्फोलिपिड की ही बाइलेयर है इसके अंदर भी। यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये वाली ऑर्गेनेली हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास ऑर्गेनेली है। ये पावर हाउस है हमारे सेल का, मतलब जो हमारा सेल है वो एनर्जी है वो यहीं से ले रहा होता है। अच्छा, हमारे सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट के 3 फॉस्फेट के जो बॉन्ड होते हैं स्ट्रिंग की तरह, बेसिकली वो अपने आप एनर्जी, अपने अंदर एनर्जी
स्टोर करके रखते हैं, एटीपी कन्वर्ट होता है, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और फिर वो मोनो जैसे जैसे बॉन्ड टूटते हैं एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। तो ये वो जगह होती है जहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी करेंसी है सेल की, मतलब जो सेल एनर्जी ले रहा होता है वो इन फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने से एनर्जी मिल रही होती है सेल को। ये हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से सेल एनर्जी ले रहा होता है, इस वजह से इसको पावर हाउस बोलते हैं। अच्छा, जो इसका अपना एक सर्कुलर डीएनए होता है और इसके पास अपना आरएनए भी होता है, जिसकी वजह से ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। मतलब ये अब एक सेल है वो अपने प्रोटीन खुद बना रहा है, अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर रहा है अपने प्रोटीन के जरिए। तो वी कैन से दैट आप यहाँ पे ऑन सर्कुलर डीएनए और आरएनए भी, आप यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि इसके पास अपना आरएनए भी होता है, जिसकी वजह से दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट, ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकता है। सेम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, मतलब ये अपने आप खुद कार करने वाली ऑर्गेनेली है ये, जो है ना मतलब सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो अपने आप के अपने बलबूते के ऊपर हो, मतलब वो अपनी आधे से ज़्यादा प्रोटीन खुद बना लेता है। तो मतलब कुछ इसको लेनी भी पड़ती है बस ये, बट लेकिन ये अपनी खुद भी रेप्लिकेट कर रहे थे क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और आरएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल स्ट्रक्चर्स होती है। अब जो इनर फोल्ड्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम लोग क्रिस्टिया बोलते हैं। ये फोल्ड्स क्यों होते हैं? ताकि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड हो सके। और जो फ्लूइड फिल्ड होता है इनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोल रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स नहीं लिखा, आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना पॉइंट मैट्रिक्स। इनर फ्लूइड स्पेस इनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोल रहे होते हैं। अच्छा, हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन हमारे पास जो ऑर्गेनेली आ जाती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। प्रोकैरियोटिक में ये प्रेजेंट नहीं होती है, यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होती है। ये एक नेटवर्क, एक जाल होता है खोखली होलो होलो ट्यूब्स का या सेक्स का, मतलब गोल बेसिकली उसका सेक्स का, जिसको हम लोग है ना क्रिस्टर्नी बेसिकली बोल रहे होते हैं। अभी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है, जो कि न्यूक्लियर कंटिन्यू होती है टू न्यूक्लियर इन्वॉल्व से ये फिर जा रही होती है सेल मेम्ब्रेन तक। और मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट लिपिड को भी ट्रांसपोर्ट कर रही होती है और प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट करने में अहम किरदार अदा करती है। पैकेजेस एंड मॉडिफिकेशन भी कर रही होती है, मतलब प्रोटीन की या लिपिड की, लेकिन जो मेनली पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन हो रही होती है वो हमारे गोल्गी प्रोटिस्ट में हो रही होती है। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे दो टाइप का है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो विदाउट राइबोसोम होता है, उसके अंदर राइबोसोम नहीं होते। अच्छा, अब इसके अंदर और जो रफ एंडोप्लाज्मिक, उसको रफ अपीयरेंस ड्यू टू द राइबोसोम, उसको रफ अपीयरेंस मिली होती है। अब क्योंकि इसके राइबोसोम तो हमारी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है, तो ये प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है मेनली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। अगर हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये और फंक्शंस परफॉर्म में अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर वो मसल सेल्स के अंदर है यहाँ पे हम लोग, तो वो रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है, कैल्शियम आयन को वो करती है, एग्रीगेट करती है मसल सेल्स के अंदर। और लिपिड की सिंथेसिस ऑफ लिपिड में इन्वॉल्व होती है। कार्बोहाइड्रेट की भी मेटाबॉलिज्म कर रही होती है। और जो हमारे लीवर सेल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो लीवर सेल में वो डिटॉक्सिफिकेशन करती है, जो हार्मफुल सब्सटेंस या फिर कोई भी पॉइजन बेसिकली चीज़ हो तो उसको है ना लेस हार्मफुल, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उसको हार्मफुल सब्सटेंस को जैसे कि H2O2 हो गया, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज कर देगी हार्मफुल सब्सटेंस के अंदर। अच्छा, देन हमारे पास आ जाता है राइबोसोम हो गया। राइबोसोम होते हैं ये, अब ये सवाल आ सकता है राइबोसोम किस चीज़ से बना होता है? राइबोसोम बनी हुई होती है आरएनए से प्लस प्रोटीन, मतलब इसकी जो एग्रीगेशन होती है वो इन दोनों चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली होती है और है ना इसकी बेसिकली कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी में अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ अपीयरेंस दे लेती है, या फ्रीली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, या और है ना ये वो जगह होती है जहाँ हमारे पास प्रोटीन बन रही होती है। ये दो इसकी मतलब ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है जो हमारे राइबोसोम होती है। एक इसका लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। गोल्गी बॉडी की अगर हम लोग बात करें, गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था इसके साइंटिस्ट के नेम पे, इसका नाम है जिसका नाम है कैमिलो गोल्गी।
ये स्टेक ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स जिसको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। अच्छा ये भी ये एक स्टेक्स होते हैं बेसिकली जो कि फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड बेसिकली एक गोल गोल से थोड़ा सा गुलाई के अंदर इनकी स्ट्रक्चर होती है और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको हम लोग सिस्टर्नी बोल रहे होते हैं। ये जो लिपिड होता है और जो प्रोटीन होती है उसको प्रोसेस करती है, उसको सॉर्ट करती है कि किस प्रोटीन को कहाँ जाना है। उसकी मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन में आ जाता है, मतलब उसके ऊपर कोई शुगर मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिलेशन आ जाता है मॉडिफिकेशन में। मतलब ग्लाइकोसिलेशन का मतलब होता है कोई इसके ऊपर शुगर ऐड कर देना जो उसको एज ए उसका एड्रेस सिस्टम बिहेव करेगा कि इस प्रोटीन को इस ऑर्गेनेली के पास जाना है और इस प्रोटीन की इस ऑर्गेनेली को ज़रूरत है। प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज़रूरत है, प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर ज़रूरत है, प्रोटीन की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ज़रूरत है, या कोई भी अदर जो उसको ये किसी वेसिकल में प्रोटीन की ज़रूरत है। मतलब उसको एज ए एड्रेस सिस्टम उसका जो शुगर का मॉलिक्यूल अटैच होगा उसके ऊपर वो एड्रेस सिस्टम के तौर पे बिहेव करेगा, उसकी पैकेज करेगा वेसिकल्स के अंदर और उसको अपने डेस्टिनेशन के पे पहुंचा देगा। ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे उसकी सेल के अंदर ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करता है। अब मिसाल मॉडिफिकेशन यहाँ होगी। अब वो आया गोल्गी बॉडी के अंदर, इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने गोल्गी बॉडी के इसको भेज दिया, वहाँ इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन पैकेजिंग होगी। तो ये हम लोगों ने देखा कि वो प्रोटीन को या लिपिड को उस जगह भेजेगी जहाँ उसकी ज़रूरत होगी। तो इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं कि ये सेल का पोस्ट ऑफिस है कि जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत होगी यहाँ उसको वो भेज देगी। अच्छा देन हमारे पास आ जाते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल सैक्स मतलब राउंडेड स्फेरिकल सैक्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं, विच फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर वो ट्रांसपोर्ट होनी है, अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा कि मिसाल के तौर पे प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट होना है तो वो वेसिकल के अंदर बंद होके जाएगा। तो वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए या कोई भी मॉलिक्यूल उसको स्टोर रखना है तो वो एक मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन क्रिएट करके उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल के लिए या मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म के लिए ये भी इस्तेमाल आता है। अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी में बहुत सारे वेसिकल बनते हैं प्रोटीन के, लिपिड के, फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। अब जो वेसिकल्स होते हैं ना उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दियर कंटेंट, मतलब उसके अंदर जो भी मवाद है उसके और उसके फंक्शन के बेस पे। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोरेज वेसिकल्स होते हैं वो स्टोर करते हैं कंटेंट। अब हम लोगों ने देखा ना कुछ होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ स्टोरेज करते हैं। ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने मतलब कोई भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आते हैं, स्टोरेज वेसिकल कंटेंट को स्टोर करने के लिए काम आते हैं। तो ये हमारा वेसिकल हो गया। देन हमारे पास आ जाते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम लाइजोसोम भी बेसिकली एक बहुत अहम ऑर्गेनेली है हमारे सेल की, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर मदद देती है। अब एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो डाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली एक्स्ट्रा सेलुलर खाना खाया है तो ये सेल के बाहर हो रही है। तो इंट्रा सेल के अंदर भी डाइजेशन होती है। अब सेल के अंदर किस चीज़ की डाइजेशन होती है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या कोई भी चीज़ बैक्टीरिया वगैरह सेल के अंदर इंटर हो गया या कोई ऑर्गेनेली जिसका अब काम नहीं रहा सेल में और वो यूजलेस है वो डिग्रेड होगी, या फिर सेल कभी कभी अपने आप को खुद को डिग्रेड कर देता है क्योंकि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस उसके अंदर आ जाता है और उसकी मौजूदगी दूसरे सेल्स के लिए खतरे का बायस होती है। तो फिर क्या होता है कि वो उसको सेल है वो अपने आप को ही खत्म कर लेता है, तो लाइजोसोम की मदद से करता है। तो जो लाइजोसोम्स होती हैं फॉर्म्ड होती हैं बाय द गोल्गी बॉडी होती है जो लाइजोसोम को बना रही होती है और इसके अंदर सर्टेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम, अब ऐसे वो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है जो कि फूड मॉलिक्यूल्स या फॉरेन मॉलिक्यूल उनको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं इनमें, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और जो सेल स्ट्रक्चर है उनको भी तबाह कर सकते हैं। ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाई जाती है। जो लाइजोसोम होती है फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। जब सेल होता है वो डाई करता है, जो लाइजोसोम होता है वो अपने एंजाइम को रिलीज कर लेती है और वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। कोई भी हार्मफुल पार्टिकल आ गया उसकी मौजूदगी दूसरे सेल के लिए, अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, वो नुकसानदा है तो वो अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो इसको इस वजह से हम लोग सुसाइडल बैग मतलब अपने आप को ख़त्म कर लेता है सेक, या ऑटोलाइसिस भी बोलते हैं। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है मतलब अपने आप को ही ख़त्म कर लेना। अच्छा इसको ये एक जो लाइसोसोम होता है ये एक आसोफेगिक वो
ऑसोफेगिक वेसिकल है, मतलब ये डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन कर लेती है वेस्ट मटेरियल या सेल डेब्रीज या ऑर्गेनली जो अभी काम की नहीं है उन सबको ये डाइजेस्ट कर सकती है। इस वजह से इसको ऑसोफेगिक वेसिकल भी बोलते हैं। मतलब ये क्लीनिंग है। अब कोई भी प्रोटीन है उसको डिग्रेड करना है तो ये तोड़ देगी, उसके बाद जो उसके अमाइनो एसिड होंगे वो दोबारा रिसाइकिल भी हो सकते हैं। तो ये क्लीनिंग साफ करने की कोई चीज़ है जिसका काम नहीं है, उसको क्लीन करने के लिए भी मटेरियल्स को रिसाइकलिंग के लिए भी काम आती है। ये इंपॉर्टेंट होती है सेल सेल डिफेंस के अंदर और है ना, मतलब रिसाइकलिंग प्रोसेस वगैरह के अंदर, मतलब सेल को डिफेंस करती है हार्मफुल सब्सटेंस से, ताकि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस सेल को नुकसान ना पहुंचा सके। देन हमारे पास आ जाता है वैक्यूल। अब इसमें आप लोगों को सुसाइडल बैग कौन सा है, आर्टोलाइसिस का प्रोसेस में क्या होता है कि सेल अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेता है, और है ना अगर आ जाए कि कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो वो लाइसोसोम होते हैं। देन हमारे पास हो जाते हैं वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स होते हैं ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होते हैं, मतलब वैक्यूल्स के अंदर फ्लूइड बड़ा हुआ होता है, और ये मेनली बेसिकली फाउंड इन प्लांट सेल के अंदर ये एक बड़ा वैक्यूल ऐसे पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर ये बहुत स्मॉल होते हैं या कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल के अंदर ये बहुत कम पाए जाएंगे, एक छोटा छोटा, या फिर नहीं, ये मेनली प्लांट सेल के अंदर जो कि टर्गर प्रेशर को बरकरार रखता है, मतलब उसकी टर्जिडिटी देता है, उसको उसको पुश करता है कि वो अपने स्ट्रक्चर पे रहे। तो ये टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है, और सेलेक्टिवली परमिएबल इसकी जो मेम्ब्रेन, मतलब वो सेलेक्टिव चीज़ों को ये अंदर जाने देती है, आयन वाटर या लार्ज मॉलिक्यूल। और है ना ये टोनोप्लास्ट है, इसकी जो मेम्ब्रेन आउट बाउंड उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जो इसका लिक्विड होता है उसको सेल सेप बोलते हैं। जो लिक्विड वाटर, मिनरल, साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड और वेस्ट मटेरियल पे भी बेसिकली ये मुश्तमिल होता है। जो वैक्यूल्स होता है हाइड्रोलाइसिस क्या बोलते हैं वो एक अब ये जो हमारा वैक्यूल है वो किस किस चीज़ के लिए काम आता है, वो हाइड्रोलाइसिस में भी काम आएगा, और है ना एक्स सेलुलर वेस्ट के एक्सक्रीशन के अंदर काम आएगा, या वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के स्टोरेज के अंदर भी ये काम आएगा। मतलब अगर वो सवाल आ जाए कि वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ स्टोर होते हैं, तो वो यहाँ पे बेसिकली स्टोर हो रहे होते हैं। और इसके अंदर पानी होता है, तो पानी की मदद से मुख्तलिफ चीज़ों के तोड़ने के, हाइड्रो का मतलब वाटरोलाइसिस का मतलब होता है मुख्तलिफ चीज़ों को तोड़ने के लिए भी आता है, पानी आता है। अच्छा, देन हमारे पास आ जाती हैं एक और ऑर्गेनेली जो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल होती हैं, ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेंट्रियोल प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होती, वहाँ पे माइक्रोट्यूबिल होती हैं। सेंट्रियोल होती हैं, ये एग्रीगेशन होती है, वी कैन से दैट माइक्रोट्यूबिल की एग्रीगेशन होती है। माइक्रोट्यूबिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सेल की साइटोस्केलेटन बना रही होती है। अच्छा, साइटोप्लाज्म हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है साइटोस्केलेटन, मतलब जो साइटोप्लाज्म उसकी स्केलेटन बना रही होती है। अच्छा, ये माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, मतलब यहाँ से माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइज होती हैं। अब ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, मतलब ये एक लंबी लंबी सी ट्यूब बनी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो मुश्तमिल होती हैं 27 माइक्रोट्यूबल्स के ऊपर, जो 9 ट्रिपलेट्स के फॉर्म में अरेंज होती हैं। मतलब ट्रिपलेट्स का मतलब 3 और 9 का मतलब 9, मतलब वी कैन से दैट नो नो 3 3 के सेट बनेंगे जो कि 9 सेट होंगे, और वो 27 माइक्रोट्यूबुल के ऊपर मुश्तमिल होंगे। अ, तो वो जुड़ के बेसिकली एक सेंट्रियोल बनाते हैं। अब 2 सेंट्रियोल एक दूसरे की 90 की एंगल पे या प्रीपेंडिकुलर एक दूसरे से अरेंज होंगे टू ईच अदर, तो उसको हम लोग सेंट्रोसोम्स बोलेंगे, या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। या दो सेंट्रियोल अपने आप को प्रीपेंडिकुलर अरेंज करें तो उसको हम लोग सेंट्रियोल की, आप जाके तस्वीर गूगल पे भी सर्च कर लेना, आपको फर्दर समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से 9 ट्रिपलेट्स के माइक्रोट्यूबुल अरेंज होते हैं। अच्छा, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन में इसका अहम किरदार है। अब सेल डिवीजन को हम लोग पढ़ेंगे। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, और जब दो सेल एक दूसरे से अलग होते हैं तो ये उसमें मदद करती है कि माइक्रोट्यूबुल होते हैं वो 2 सेल के इर्द गिर्द जमा होके और उसको अलग कर देते हैं। और ये क्रोमो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इसका काम है बेसिकली। इसको हम लोग अपने आने वाले जो लेक्चर होगा उसमें भी देखेंगे कि कैसे ये मदद करती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्रोमोसोम की पोजीशन और मूवमेंट में अभी आप लोग इतना ही समझो, क्रोमोसोम की पोजीशन और मूवमेंट में मदद करती है प्रॉपर तरीके से, कि सही तरीके पे कहाँ लगाना है। देन हमारे पास आ जाता है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। प्लास्टिड्स के अंदर ऐसी सलाहियत होती है जो पिगमेंट क्रिएट करती है और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के अंदर मदद करती है। अब जो प्लांट्स हो गए या अल, अल, अ, अ, अल्जी
एलगी हो गई जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये प्लास्टिड्स उनमें मौजूद होती है। ये साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, ये वो जगह होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे ये इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होता है प्लांट्स के लिए भी, जिसको वो अपने मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर फूड चेन के प्रोसेस के साथ उस प्लांट को जो एनिमल खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट शुगर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के लिए, तो वो हमारी बॉडी के अंदर आते थे। ये वो जगह होती है जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ज़रूरी हमारी ज़िंदगी के लिए मॉलिक्यूल बनता है, और जहाँ पे वो स्टोरेज साइट भी होती है इस ज़रूरी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट की। जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए बनता है। जब खाना अपना प्लांट अपना खाना होता है वो खुद बना रहे होते हैं। ये पिगमेंट पे मुश्तमिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आते हैं। ग्रीन पिगमेंट जो कि हम लोग देखते हैं ज़्यादातर हमारे जो ट्रीज होते हैं प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। पिगमेंट प्रेजेंट डिटरमाइन अब जो पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसके कलर्स को डिटरमाइन करते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन कलर की अपीयरेंस देता है टू द प्लांट। क्रोमोप्लास्ट होता है रेड, ऑरेंज या येलो कलर की अपीयरेंस देता है प्लांट को। ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी कलर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। सबसे ज़रूरी होता है जो प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट है, जो मेनली हम लोग अपने ग्रीन प्लांट्स के अंदर देखते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल होता है वो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ग्रीन पिगमेंट जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। जेल लाइक सब्सटेंस होता है इसके अंदर, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। अब स्ट्रोमा के अंदर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको ग्रेना बोलते हैं, और इसका जो सिंगुलर होता है वो ग्रेनम होता है। और क्लोरोफिल जो इसमें प्रेजेंट होता है जो उसको ग्रीन अपीयरेंस देता है वो अब्जॉर्ब करता है सनलाइट एनर्जी, और फिर उसको कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली कन्वर्ट करता, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाता है विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। इसके अंदर ऐसे मतलब मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, एक सिस्टम मौजूद होता है जिसकी अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम दिया है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, उस ग्रीन पिगमेंट के अंदर जो सनलाइट की रोशनी को ऑपरेट करके उसकी मदद से खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल अब्सॉर्ब एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस अच्छा, इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, ये जो एक डिस्क होती है इसके अंदर, मतलब सेक्स या डिस्क पाए जाते हैं, इसको हम लोग थाइलाकॉइड डिस्क बोलते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है थाइलाकॉइड डिस्क का इसको हम लोग ग्रेनम बोलते हैं, और जो प्रिपिलुलर है वो उसका ग्रेना है। मतलब ये जो इसका पूरा मतलब कि एक जो पूरा है, अब देखो ये जो एक डिस्क होगी उसको थाइलाकॉइड, इसकी एक पूरे को ग्रेनम जो कि सिंगुलर, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड ए ग्रेना। कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड को हम लोग ग्रेना बोलेंगे। फिर ये ग्रेना बहुत सारे आ जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेनम। और फिर जो कॉम्बिनेशन आ जाएंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके कि ग्रीन कलर का प्लास्टिड कौन सा होता है, ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है वो कौन सा होता है, तो वी यू कैन से दैट क्लोरोप्लास्ट। अगर और रेड ऑरेंज, अच्छा यहाँ पे आपने जेंथोफिल या कैरोटीन, मतलब कि जो हमारे गाजर का लाल रंग होता है, जेंथोफिल मतलब पीला पीला जो हमारे पत्ते होते हैं खिजा के, उसका जो कलर होता है वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। तो वो हमारे कौन से प्लास्टिड हैं, जेंथोफिल कौन से प्लास्टिड की वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे और क्लोरोफिल किसके अंदर इनक्लोज होता है, तो यू कैन से दैट क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है वो स्ट्रोमा हो गया। अच्छा, कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड को क्या बोलेंगे, तो आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड को हम ग्रेनम बोल देंगे। कलेक्शन ऑफ ग्रेनम्स को क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, क्योंकि पिलुलर इसका ग्रेना होता है। और सेंट्रियोल में भी आपका जब वो एक दूसरे के साथ प्रीपेंडिकुलर अरेंज होंगी तो उसको सेंट्रोसोम्स बोलेंगे, ये हो गया। अच्छा, देन हमारे पास आ जाता है सेल वाल। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये ज़्यादातर उन ऑर्गेनिज्म में होती है जो लोकोमोशन शो नहीं करते। अब एनिमल हैं, एनिमल के बाहर ये नहीं पाए जाते क्योंकि वो लोकोमोटरी होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह वो करते हैं,
मूव करते हैं। तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल की, ये प्रेजेंट होती है ओनली इन प्लांट मतलब प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में एंड अलगा के जो सेल्स होते हैं उसमें बेसिकली प्रेजेंट होती है। और ये प्रोटेक्शन देती है और शेप देती है जो सेल वाल होती है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में जो सेल वाल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। पेप्टिडो देखो, हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। मीन्स ये अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होती है। पेप्टाइड चेन्स मतलब अमाइनो एसिड की चेन होती है। और ग्लाइकन का मतलब होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मीन मतलब पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट मुश्तमिल होती है जो प्रोकैरियोट्स की जो बेसिकली सेल वाल होती है। और है ना, फंजाई की जो सेल वाल होती है वो काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है बेसिकली, ये भी मतलब एक शुगर है ये भी। और प्लांट की जो होती है वो मेनली सेल्यूलोज पे मुश्तमिल होती है, पॉलीसेकेराइड पे मुश्तमिल होती है। तो सेल वाल किस किस जानवर में पाई जाती है? फंजाई, अलगी। अच्छा, अलजी का भी जो यहाँ पे आप लोगों ने प्लांट की जगह पे ऐड करना है, अलजी का भी जो बेसिकली सेल वाल है वो मुश्तमिल होता है सेल्यूलोज के ऊपर। अच्छा, लेयर ऑफ सेल वाल की बात करेंगे। अब दो सेल हैं, मिसाल के तौर पे ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, इन दोनों के बीच में जो एक प्लेट है उसको बोलते हैं मिडल लैमिला। ये मिडल लैमिला पाई जाती है बिटवीन एडजेसेंट प्राइमरी वॉल्स ऑफ टू सेल्स। मतलब मतलब अब मिसाल के तौर पे ये वाली जो है वो प्राइमरी है, सही है, ये गोल प्राइमरी, यहाँ पे भी प्राइमरी, इन दोनों प्राइमरी के बीच में जो प्लेट पाई जाएगी वो मिडिल लेमिला होगी। साइटोकाइनेसिस के दरमियान जो सबसे मतलब दो सेल जब अलग हो रहे होते हैं तो सबसे पहले जो लेयर बन रही होती है वो मिडिल लेमिला ही होती है। अच्छा, इसके बाद ये दूसरी आ जाती है, ये सेकेंडरी हो गई और ये मिडिल वाली हो गई। तो प्राइमरी वॉल है वो मेनली सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और मिडिल लेमिला है वो भी सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी है। और जो सेकेंडरी वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में होती है। अब देखो, ये मिसाल के तौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये सेकेंडरी वॉल हो गई, ये प्राइमरी वॉल हो गई, ये बीच की मिडिल लैमिला हो गए। अब जो सेल वाल अब दो सेल एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं वो एक ओपनिंग के जरिए रखते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। ओपनिंग इन द सेल वॉल कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। अच्छा, ये कम्प्लीटली परमिएबल, ये वाली अगर सेलेक्टिव परमिएबल कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमिएबल होती है। अच्छा, जो सेल वॉल होती है वो कम्प्लीटली परमिएबल होती है, वाटर, एनिमल, मिनरल साल्ट उससे चले जाते हैं। अगर सवाल आ जाए कि कौन सी मेम्ब्रेन जो कम्प्लीटली परमिएबल है तो आप लोग सेल वॉल को टिक कर सकते हैं। अच्छा, अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। ये कुछ पॉइंट है जो मैंने सेल स्ट्रक्चर के ही लिहाज से आप लोगों के लिए लिखे हैं। प्लांट सेल्स होते हैं वो जर्नरी क्यूबिकल शेप, क्यूबिक क्यूबिक मतलब चार चार जिसके साइड्स होती हैं, या वी कैन से दैट रेक्टेंगुलर या रेगुलर शेप उसको हम लोग बोल सकते हैं। कि जो हमारा प्लांट है, एनिमल सेल होता है वो स्फेरिकल होता है, इरेगुलर शेप होती है उसकी, या फिर वी कैन से दैट राउंड शेप होती है उसकी। सबसे छोटा सेल किसका होता है? वो होता है बैक्टीरिया का, जिसको माइकोप्लाज्म बोलते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है उसका। अब जो लार्जेस्ट सेल है वो बर्ड का सेल है, मतलब बर्ड सेल मतलब जो उसके अंडा है उसका जो सेल है वो लार्जेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल है और मसल सेल है। अच्छा, शेप एंड साइज डिपेंड ऑन फंक्शन। अब जो सेल होते हैं, अब ये आपका एक एमसीक्यूज बन सकता है। फंक्शन ऑफ जो फंक्शन है उसका सेल का वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज। ये वी कैन से दैट शेप एंड साइज डिपेंड ऑन द शेप और साइज डिपेंड करते हैं सेल के फंक्शन के ऊपर। ये भी आपका एक सवाल बन सकता है। अब बर्ड सेल है वो लार्ज है, अब वो क्यों लार्ज है? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट को स्टोर होना है। और मसल सेल्स है वो लंबे हैं, क्यों? क्योंकि मूवमेंट की वजह से उनका जो फंक्शन है वो रिलेट कर रहा है उनके शेप से। नर्व सेल है वो है लॉन्ग है, क्योंकि सिग्नल मैसेजेस को ट्रांसमिट होना है, तो उनके फंक्शन रिलेट कर रहे हैं उनके काम से। अच्छा, यहाँ पे जो सेल हैं वो बिल्कुल स्मॉल साइज के हैं, छोटे हैं, वी कैन से दैट। स्मॉल साइज होता है वो हेल्प करता है, ब्लड देते हैं 8 माइक्रोमीटर डायमीटर, मतलब मूव थ्रू टीनी ब्लड वेसल, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल हमारे हैं, जो कैपिलरीज हैं, वी कैन से दैट। तो उसमें जो ब्लड होता है वो आसानी के साथ मूव कर सकता है क्योंकि वो स्मॉल है, साइज में छोटा है। और वो छोटा साइज हेल्प करता है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो भी एफिशिएंटली हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है। अब स्मॉल सेल है, जो छोटे सेल होते हैं उसका लार्ज सरफेस एरिया होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या?
इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर छोटा है या पतला है, जिसमें बाहर का एरिया ज़्यादा एक्सपोज़ है और जो अंदर का स्पेस है वो कम है। अगर मतलब कोई भी क्यूब है या सेल है, क्योंकि ये छोटा है तो मतलब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, रिलेटिवली वॉल्यूम है वो इसका कम है। तो लार्ज सरफेस एरिया और कंपेयर टू वॉल्यूम, ये भी एक इसके लिए प्लस पॉइंट है, ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है और ये न्यूट्रन की जो डिमांड करता है वो अच्छे तरीके से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सके, लार्ज सरफेस एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया मिल जाए। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और ये डिमांड करता है न्यूट्रन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। मतलब अगर अंदर का वॉल्यूम ज़्यादा होता तो उसको ज़्यादा न्यूट्रंट्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा उसको वो वेस्ट प्रोडक्ट करता है, जिसकी वजह से वो जो सेल है वो एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पाता और जो सरफेस एरिया है वो छोटा पड़ जाता। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने डिफ्यूजन का मैंने आप लोगों को बताया था। अब जो मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अब किसकी इसमें लिक्विड आ जाता है, गैस। लिक्विड या गैस की मूवमेंट फ्रॉम फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब जैसे कि परफ्यूम हमारे पूरे डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए पूरे पूरे हमारे एनवायरनमेंट में होता है, वो फैल जाता है। तो डिफ्यूजन के लिए कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा होता है। अब जो मूवमेंट ऑफ वाटर या डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, मतलब एक डाइल्यूट है, डाइल्यूट हम लोग बोलते हैं जिसके अंदर पानी ज़्यादा है, और कंसंट्रेटेड हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। डाइल्यूट मतलब अगर चीनी का घोल मिलाया है आपने पानी के साथ, अगर पानी उसमें ज़्यादा है तो हम लोग उसको डाइल्यूट करेंगे। अगर चीनी ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे कि कंसंट्रेटेड है। तो जो मूवमेंट होती है वाटर की, मतलब डाइल्यूट की टू कंसंट्रेटेड, मतलब अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। अच्छा, डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके में वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस रिक्वायर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोसिस भी हमारे पास, क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, मतलब जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल कम है उस तरफ हो रही है, तो उसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत, एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, ऑस्मोसिस। अब अगर ऑस्मोसिस की यहाँ पे एग्जांपल है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। ये आप लोगों का काम है कि ये होमवर्क है आप लोगों का, कि आप लोगों ने इन तीनों को पढ़ना है कि अगर एक सेल को हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक और उसमें सोल्यूशन में रखे तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। देन हमारे पास आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो मूवमेंट होती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, मतलब लो टू हाई कंसंट्रेशन। अब वो लो जगह से हाई में जा रही है, तो इसमें बेसिकली इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगा। इसमें बेसिकली जैसे कि सोडियम, पोटेशियम की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो मतलब इसमें सॉलिड पार्टिकल्स मतलब इन्वॉल्व होते हैं। वी कैन से दैट कोई पार्टिकल जैसे कि सोडियम का पार्टिकल, पर मतलब इसमें ऑस्मोसिस में वाटर इन्वॉल्व हो गया, उसमें लिक्विड या गैस इन्वॉल्व हो गई, तो इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो इन्वॉल्व होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है डबल मेम्ब्रेन। और अच्छा, अब हम लोग इसमें सॉलिड पार्टिकल मूव करते हैं। अच्छा, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीनों हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली की बात करें तो हमारे पास लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल है, पेरोक्सिसोम्स हैं बेसिकली। अगर नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली की बात करें तो उसमें राइबोसोम आ जाते हैं और सेंट्रियोल आ जाते हैं, जो कि दो सेंट्रियोल मिल के प्रिपेंडिकुलर एक दूसरे से अटैच होकर सेंट्रोसोम्स बनाते हैं। ऑर्गेनली फाउंड इन प्लांट, ओनली प्लांट सेल में जो पाई जाती हैं वो प्लास्टिड्स होती हैं। अब वो बेसिकली प्लास्टिड्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होती हैं, और है ना सेंट्रल वैक्यूल, जो कि प्लांट में कम पाया जाता है। ऑर्गेनली फाउंड इन एनिमल। अब जो ऑर्गेनली होती हैं जो कि एनिमल में सिर्फ पाई जाती हैं, उसमें सेंट्रियोल आ जाता है और पेरिफेरल वैक्यूल्स आ जाते हैं। ऑर्गेनली फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट बोथ। अब जो एनिमल ऐसी ऑर्गेनली जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम, पेरोक्सिसोम्स, ये बेसिकली पाई जाती हैं। अच्छा, पेरोक्सिसोम भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आ रहा होता है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। द प्रोसेस बाय, अब एक सेल अपने अंदर कोई चीज़ सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगा, जो लेगा, इंजेक्शन होगी उसकी, उसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब एक्टिव, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और इसमें एटीपी की
जो ज़रूरत है वो होगी। और जो प्रोसेस बाय विच सेल इनगल्फ लिक्विड पार्टिकल पिनोसाइटोसिस, और ये भी हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही एग्जाम्पल है। अच्छा, ये था हमारा लेक्चर जो था सेल स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें मेनली हमारी जो चीज़ें हैं वो कवर हो गई हैं। अगर कुछ रह भी गया होगा तो आप लोग ऐड कर लेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोस लाइक दैट। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको कमेंट भी करें मुझे, जिससे मेरी हौसला अफजाई होगी, ताकि मैं मोर वीडियोस आप लोगों के लिए इसी तरह से अपने हाथों से लिख के अकॉर्डिंग टू सिन टेक्स्ट बुक एंड अदर सोर्सेज से आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूं फॉर जूनियर साइंस टीचर। इस ऐसे ही करके हम अपने बायोलॉजी केमिस्ट्री और सो ऑन अपना जो सिलेबस है उसको कवर करें। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया।